नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल सुबोध गुरुजी में। मैं नरेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लगातार आपके सामने आपके सब्जेक्ट से संबंधित सारे वीडियोज बनाकर उनको आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अध्याय 4 नया चैप्टर शुरुआत करने वाला हूं। अभी तक हमने अध्याय 3 के बारे में विस्तृत रूप से डाटाज क्या होता है, सांख्यिकी क्या होता है, डाटाज का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा था। देखिए दोस्तों, मैं उन बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं जो बच्चे सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से संबंधित सारा मटेरियल आपको हमारे इन सभी वीडियो में अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो बच्चे अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं वे अच्छे ढंग से इन वीडियो को देखें, समझें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितना लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, जितना लाइक्स आप करेंगे उतना ही मोटिवेशन हमको मिलेगा। हम और डेडिकेटेड तरीके से आपके सामने संबंधित सभी चैप्टर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम चैप्टर 4 के बारे में आपको बताते हैं कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है। प्यारे दोस्तों, अपने अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करते रहें। हम जो बता रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि एक डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने डाटास के बारे में बहुत बात की, डाटा क्या होता है, किस तरह के होते हैं, कई तरह के हमने डाटास भी देखे। अब आता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन तो कर दिया डाटा का, है ना, फ्रीक्वेंसी भी सेट कर दी, बारंबारता का निर्धारण भी कर दिया, वर्ग अंतराल भी कर दिया, क्लास इंटरफेल भी कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन दोस्तों, यदि हमें डाटा का रिप्रेजेंट करना नहीं आता है कि कौन से डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, क्या वह डाटा क्वालिटी के माध्यम से है तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, वह डाटा क्वांटिटी के माध्यम से है तो उसको कैसे हम अरेंज करेंगे, वह डाटा मान लीजिए जनसंख्या का है, ईयर का है, वह डाटा मान लीजिए कंट्रीज का है, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, डाटा का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से डाटा के प्रेजेंटेशन को अरेंज किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें आंकड़ों को कैसे संग्रहित और व्यवस्थित करते हैं इसके बारे में देखा था। सामान्यतः आंकड़ों का जो परिणाम होता है वो बहुत अधिक होता है, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे किया जाए दोस्तों, उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे सुटेबल किया जाए। परिणाम बहुत सारे होते हैं दोस्तों, कौन सा परिणाम किस प्रकार से तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंतर्गत जो है 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब दोस्तों, 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उन 15 लाख बच्चों के रिजल्ट को किस प्रकार से तैयार करना है, हमारे पास डाटा तो आ गया, लेकिन डाटा को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी गर्ल्स जो है एग्जाम में बैठी, कितने बच्चों ने, जितने बॉयज़ एग्जाम दिए, कितने जो बच्चे हैं परसेंटेज 90 से ऊपर लेकर आए, कितने बच्चों के परसेंटेज 90 से कम बने, फर्स्ट डिवीजन कितने बने, कितना प्रतिशत रिजल्ट रहा, ये सब जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं दोस्तों तो उसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में अगर हम अपन जो है एक कंडीशंस देखते हैं, कंडीशन देखने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि दो प्रकार की कंडीशन लेते हैं। एक लेते हैं हम कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट हम लेते हैं बिहार। बिहार के अंदर हम लेते हैं कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजन एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 17 पेट्रोल पंप बंद पाए गए। इसी प्रकार से 2 विद्यालय बंद और 9 विद्यालय खोले गए। तो दोस्तों, हमने क्या किया, बिहार के अंदर जो है पेट्रोल पंप और
स्कूल के ओपन एंड क्लोज की बात करते हैं। पेट्रोल पंप थे वो 17 पेट्रोल पंप ओपन पाए गए, 5 बंद हुए। स्कूल जो है 3 ओपन पाए गए, 10 स्कूल बंद मिले। तो इस प्रकार हमने जो है डाटा का प्रेजेंटेशन किया। बिहार के एक शहर का हमने पेट्रोल पंप और स्कूल का एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पर बंद के दौरान जो है पेट्रोल पंप 17 ओपन हुए और क्लोज 5 रहे। स्कूल जो 3 ओपन रही और 10 स्कूलें बंद रही। इस प्रकार के डाटा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसे डाटा का रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, डाटा का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। सेकंड कंडीशन हम लेते हैं दोस्तों। सेकंड कंडीशन में आता है कि भारत की जनसंख्या, हम भारत की यदि जनसंख्या लेते हैं 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर 102 करोड़ हो गई। क्या होगी दोस्तों यदि हम पॉपुलेशन कंडीशन पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2001 और 2011। हर 10 साल के बाद में हमारे देश के अंदर कंडीशन होगी और आने वाला जो टाइम होगा वो 2021 होगा। हम यहाँ पर पॉपुलेशन लेते हैं दोस्तों। पॉपुलेशन के अंतर्गत हमने ऊपर ईयर लिख दिए, नीचे पॉपुलेशन लिख दी। मान लीजिए ये 105 करोड़ थी जो 135 करोड़ हो गई और आने वाले समय में 160 करोड़ या मान लीजिए 175 करोड़ हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों जब मैंने डाटा को प्रेजेंटेशन किया, मैंने डाटा को अरेंज किया, मैंने डाटा को रिप्रेजेंट किया, ये जो डाटा का रिप्रेजेंट है दोस्तों ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए हमने 2 कंडीशन देखी दोस्तों। 2 कंडीशनों में पहली कंडीशन हमने बिहार के अंदर बिहार का जो मान लीजिए कि वहाँ पर बंद के दौरान यानी बिहार के किसी एक शहर को बंद करना पड़ा, किसी कंडीशन के कारण बंद करना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में हमने वहाँ पर देखा कि कुछ स्कूल खुले थे, कुछ पेट्रोल पंप खुले थे, कुछ स्कूल बंद थे, कुछ पेट्रोल पंप बंद थे। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन की काउंटिंग की तो पॉपुलेशन में हमने देखा कि 2001, 2011 आने वाले 2021 के अंदर जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रकार जब आंकड़ों को अरेंज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कितने माध्यम से किया जा सकता है। देखिए दोस्तों डाटास का जो रिप्रेजेंटेशन है वह मेनली जो है 4 टाइप्स ऑफ डाटा का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। यानी कि डाटास क्लासिफिकेशन, डाटास का जो अगर हम कहते हैं क्लासिफिकेशन यदि हम डाटास का करें तो इसको 4 टाइप्स में डाटा का कलेक्शन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों वो होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। एक हो जाएगा गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। देखिए दोस्तों गुणात्मक में हो गए, मान लीजिए उसके फीचर्स हो गए, गुण हो गए, मात्रा हो गई, समय हो गया और स्थान हो गया। यानी गुण, मात्रा, समय और स्थान के आधार पर जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों हम एक एक के बारे में समझते हैं कि इनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हम बात करते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक गुणात्मक में देखिए दोस्तों गुण देखे जाएंगे। गुण के अंदर देखिए समाज की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीयता। जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं यानी यदि हम लिंग, जाति, भेद इस प्रकार की अगर हम बातें करते हैं, समाज की बात करते हैं, समाज हो गया लिंग, जाति, भेद। जब हम गुणों के आधार पर यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा का दोस्तों तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों यदि हम भारत के अंदर साक्षरता की बात करें, भारत में साक्षरता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं
उस टेबल के अंतर्गत देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिंग लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेल फीमेल हो गया, फिर ग्रामीण हो गया यानी रूरल, ये शहर हो गया यानी अर्बन, और ये हो गया दोस्तों टोटल। देखिए दोस्तों, मैं भारत में साक्षरता की बात करूं तो ये मान लीजिए ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत में वह जो है प्रतिशत के रूप में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत में साक्षरता के दरों के मामले में ग्रामीण में 79% जो लोग हैं वह साक्षर हैं। शहरी क्षेत्र में 90% जो लोग हैं वह साक्षर हैं। और इसके योग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह कितना प्रतिशत योग है इसका, 82% जो है दोस्तों वह जो इसके योग प्रतिशत को बताता है। उसके बाद 59 और मैं 80 की बात करूं तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसके टोटल योग की बात करूं तो वह आपके आ जाता है 65। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टेबल दे रखी है इसमें भारत में साक्षरता के प्रतिशत दर को बताया गया है, यानी गुणों के आधार पर यहाँ पर हमने जो है भारत में साक्षरता की दर का निर्धारण किया है। यानी हमने क्या गुण लिया दोस्तों, वह हमने गुण लिया लोगों की साक्षरता का गुण। समाज के अंदर जो मनुष्य जाति के अंतर्गत मेल और फीमेल है उसकी हमने साक्षरता के दरों का निर्धारण किया। साक्षरता के दरों के निर्धारण के लिए हमने दोस्तों मेल और फीमेल का निर्धारण किया कि ग्रामीण जनसंख्या में और शहरी जनसंख्या में कितना डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 79% जो है वो साक्षर है, वहीं शहरी जनसंख्या जो है वो 90% साक्षर है। यदि हम फीमेल साक्षरता की बात करें दोस्तों तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही दयनीय स्थिति है, 59% है, और शहरी जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो वह जो है वह 80% है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें देखने को मिला कि गुणात्मकता के आधार पर हम किस प्रकार से डाटा का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। अब आता है दोस्तों हमारा मात्रात्मक वर्गीकरण कि यदि मात्रा के हिसाब से, मात्रा का मतलब हो गया दोस्तों क्वांटिटी बेस, कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए कौन सा सामान कितने किलो का है, कौन सा किस प्रकार से है ना। जब हम मापों का मान करते हैं जैसे आयु, कद, उत्पादन, है ना दोस्तों, हम देखिए यदि मात्रात्मक वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो दोस्तों यानी जिन्हें हम संख्या के रूप में माप सकें, किलो, लीटर, प्रति लीटर, मतदाता की संख्या, यानी न्यूमेरिकल रूप में हम माप सकें। आयु हो गई, वोट हो गए, केजी हो गई इत्यादि। जब हम इस प्रकार से किसी डाटास का रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटिव बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट डाटा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए देखिए मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल जो है उसके रूप में मैं बताता हूँ कि एक चुनावी अध्ययन हेतु 542 मतदाताओं का आयु के अनुसार वितरण किया गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आयु समूह बना देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मतदाताओं की संख्या, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्रतिशत। जब हम इस प्रकार से किसी तालिका का निर्माण करते हैं दोस्तों तो उसे देखिए दोस्तों, आयु समूह हम बनाते हैं 20 से लगाकर 90 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। देखिए दोस्तों, अच्छे ढंग से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से है। उसके बाद देखिए दोस्तों,
मतदाताओं की संख्या हमारे पास में टोटल जो वोटर्स हैं दोस्तों वह 542 है। तो हमारी जो योडलिंग है वो भी 500, यानी 20 से 30 वर्ष की उम्र के मतदाताओं की संख्या कितनी थी, उसमें थे दोस्तों 3 लोग जो थे वो थे, इसमें 61 थे। उसके बाद में 132, 153, 140, 132, 153, 140 और दोस्तों 51 और 2 थी। जब हमने इसका टोटल योग किया दोस्तों तो वह कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जब हम देखें दोस्तों यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, तो हम मात्रात्मक वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में प्रतिशत देखिए दोस्तों 0.55%, उसके बाद में दोस्तों 11.25%, उसके बाद दोस्तों 24.35, 28.34, 24.35, 28.34। उसके बाद दोस्तों यदि बात करें 25.83 और 9.41 और 37, 9.41 और 0.37, ये परसेंटेज का क्राइटेरिया हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल जो है देखने को मिल रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल वाली स्थिति देखने को मिलती है तो उसे दोस्तों मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों हम जो संख्या होती है उससे संबंधित जो डाटा होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंतर्गत आयु ले लीजिए, उत्पादन ले लीजिए, वोटर्स की संख्या ले लीजिए, किलोग्राम्स ले लीजिए, लीटर्स ले लीजिए। ऐसे फॉर एग्जांपल जब हम डाटा का रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ डाटा कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम जो हैं समय के आधार पर देखते हैं कालिक वर्गीकरण। किसके आधार पर दोस्तों, समय के आधार पर कालिक वर्गीकरण, काल चक्र के समय के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि समय जो उसके हिसाब से यदि हम डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, यानी कालिक वर्गीकरण। कालिक वर्गीकरण में क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए समय हो गया, समय के बाद में वर्ष हो गए और समय हो गया, वर्ष हो गया, सप्ताह हो गए। तो इस प्रकार से यदि आपके मान लीजिए टाइम हो गया, ईयर हो गया, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, समय के आधार पर जब हम किसी डाटास का रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों तो उसे टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ डाटा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसकी अगर हम एक तालिका की बात करें तो सिंपल सी इसकी एक तालिका का हम निर्माण करते हैं। 2 भागों में बांटा गया है। एक में मान लीजिए समय आ गया, यानी जिसे हम ईयर से संबोधित कर रहे हैं, और एक के अंदर मान लीजिए सेल्स आ गई जो कि लैक्स में है। यानी हम देखते हैं ABC नाम की एक जो फर्म है जिसकी टोटल जो सेल्स है वह 2001 से 2002 की दे रखी है। जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आप इसको ले लीजिए 1995 टू 2002 तक, या 2000 ही ले लीजिए, बहुत हो जाएगा इसमें। तो देखिए 1995, 1996, 1997, 98, 1999 और 2000। टोटल बिक्री जो है हमें लैक्स में देखनी है, वह देखते हैं हम 79 लैक्स, फिर 85 लैक्स, 102 लैक्स, 105 लैक्स, यहाँ पर हम देखते हैं 96 लैक्स एंड 68 लैक्स। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो समय आधार पर यदि हमने किसी डाटा का प्रेजेंटेशन किया है
टाइम बेस्ड हिसाब से हमने उसका प्रेजेंटेशन किया है दोस्तों, तो ऐसा प्रेजेंटेशन जो है वह समय के आधार पर टाइम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। यानी डाटा को यदि समय के हिसाब से प्रदर्शित किया जाए तो वह प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने देखा कि ABC टोटल सेल्स जो है, ABC कोई कंपनी है, मान लीजिए वह चाय को बेचती है, चाय की जो पत्ती होती है उसको बेचने का काम करती है। तो 1995 से सन 2000 तक इसकी जो सेल्स है उसके बारे में बताया गया है, जो कि लाख रुपए में है। 1995 में वह 79 लाख थी, जो बढ़कर 1996 में 85 लाख हो गई, 1997 में 102 लाख हो गई, 1998 में 105 लाख हो गई और 1996 में जो घटकर 96 हो गई और 2000 में फिर घटी और 68 हो गई। जब हम इस प्रकार से डाटास का कलेक्शन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो उसे टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंट डाटा कहा जाता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट हुआ हमारा, ये थर्ड पॉइंट था क्लास टाइम बेस्ड। इसके बाद दोस्तों हमारा पॉइंट आता है, वह होता है स्थान के आधार पर स्थानिक वर्गीकरण। क्या होता है दोस्तों? स्थानिक वर्गीकरण। यहाँ पर दोस्तों होगा स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण में दोस्तों स्थान को सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। यानी स्थान हो गया, कोई गांव हो गया, जिला हो गया, शहर हो गए, देश हो गया, इसके बारे में और भी कोई होता है तो उसे स्थान, यानी स्थान का विशेष जगह होती है, उसे हम गांव, जिला, शहर, देश के माध्यम से बांटकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसकी किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन या उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो उसे स्थानिक वर्गीकरण का नाम दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, एक हम विश्व के कुल निर्यात के बारे में बात करते हैं कि भारत देश द्वारा विदेशों में निर्यात। क्या है दोस्तों? भारत देश द्वारा विदेशों में जो निर्यात है, इसकी तालिका को यदि हम देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जो हैं देश का नाम लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं निर्यात। निर्यात जो हो जाएगा दोस्तों वो प्रतिशत के रूप में हो जाएगा। यहाँ पर ले लीजिए USA, UAE, इंग्लैंड, कोरिया, चाइना, जापान। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया मान लीजिए 39, 42 और ये मान लीजिए 5, यह मान लीजिए 6%, 7% एंड 3%। जब हम इस प्रकार से किसी स्थान को लेकर, स्थान विशेष को लेकर, चाहे वो देश, कंट्री, जिला वगैरह डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो, जब हम इस प्रकार से रिसर्च करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा का, तो दोस्तों उसे टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। यानी जब मैं किसी स्थान विशेष को लेकर डाटास का कलेक्शन करता हूँ और उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दोस्तों उसे टाइम बेस्ड रिप्रेजेंट ऑफ डाटा कहा जाता है। दोस्तों अब तक हमने कुल मिलाकर डाटास के प्रस्तुतिकरण को 4 भागों में
बांटा, जिसके अंदर सबसे पहले जो था दोस्तों वह गुणात्मक वर्गीकरण था, गुणों के आधार पर देखना, जिसके अंदर लिंग, जाति, भेद, इसके आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया। उसके बाद में दोस्तों मात्रात्मकता के आधार पर, जिसके अंदर हमने कुछ मापों का मेजरमेंट किया, उसको लेकर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, रिप्रेजेंट किया डाटा का। थर्ड पॉइंट जो था दोस्तों उसको हमने कालिक यानी समय के आधार पर जब हम बात करते हैं, यानी किसी समय बेस को आधार मानकर यदि हम डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हमने देखा। और लास्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट था दोस्तों वह स्थानिक वर्गीकरण, यानी किसी स्थान विशेष को लेकर यदि हम प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा का तो उसे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो डाटा का प्रेजेंटेशन किया जाता है वह किसी सारणी के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है दोस्तों? सारणी के माध्यम से किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों ये जो सारणी बनी हुई है, इस सारणी को ही यदि हम देखें तो देखिए, चलिए हम अलग से ही एक सारणी बना देते हैं ताकि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों सारणी जो होती है, टेबल जो होती है, हमें ये बताती है कि किस प्रकार से हमें डाटा का जो है प्रेजेंटेशन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ सारणी, सारणी एक हो गई, इसको मैंने नाम दिया लिंग एवं स्थिति के अनुसार श्रमिक एवं गर्भ श्रमिकों के आधार पर भारत की जनसंख्या। लिंग एवं यानी मेल फीमेल के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर श्रमिकों की भारत में जनसंख्या। ये दोस्तों मैंने लिखा। अब मैं इसका एक सारणी बनाता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पे हो जाएगा अवस्थिति, उसके बाद लिंग, लिंग के बाद में दोस्तों श्रमिक हो जाएंगे, श्रमिक के बाद में दोस्तों गैर श्रमिक हो जाएंगे, और उसके बाद में टोटल हो जाएगा योग। थोड़ा सा लेंथी मैटर है दोस्तों, लेकिन हमें सारणी को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके के लिए यही आ जाए कि टेबल्स क्या होती है, टेबल को कैसे अरेंज किया जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों आपको एक काल्पनिक उदाहरण लेकर टेबल का निर्माण करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर मैं अगर देखता हूँ अवस्थिति के आधार पर, तो इसमें मुख्य, आंशिक और योग आ जाएगा। और योग हो जाएगा, यानी श्रमिक में मुख्य श्रमिक कितने हैं, आंशिक श्रमिक कितने हैं, और योग हो जाएगा। अवस्थिति में देखिए दोस्तों ग्रामीण, ग्रामीण के बाद में शहरी और कुल। लिंग के हिसाब से अगर दोस्तों बात करें तो पुरुष, स्त्री और योग, इसमें भी पुरुष, स्त्री और योग। कुल में भी हो जाएगा दोस्तों पुरुष, स्त्री और योग। स्त्री पुरुष योग, स्त्री पुरुष और योग। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हम इसको एक ब्लॉक्स में बांट देते हैं।
ऐसा करने पर दोस्तों हमारी एक टेबल का निर्माण होता है जिससे हम डाटा का रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्त्री पुरुष योग हो गए टोटल। अब हम देखते हैं जो है मुख्य के अंदर स्त्री पुरुष योग कितने हैं, 70 and 6 23। शहरी के अंदर देखते हैं 718 और टोटल के अंदर देखते हैं 24। देखिए दोस्तों 17 और 7 24 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 24 और 7 अगर दोस्तों बात करते हैं तो वह 31 हो जाता है। साथ साथ समझते रहना दोस्तों कि कैसे हमने किया। अब हम ग्रामीण जनसंख्या की आंशिक क्षेत्र में बात करते हैं तो 5 और 3 8 की बात हो जाती है, 8 हो गए। दोस्तों जितने भी हम बात कर रहे हैं करोड़ में बात कर रहे हैं, 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा और इधर हो जाएगा दोस्तों 4 स्त्री हो जाएगी दोस्तों, इधर 5 और ये हो जाएगा टोटल 9। उसके बाद दोस्तों हम टोटल की अगर बात करें 17 और 3 हो जाएगा दोस्तों 20, 6 और 5 हो जाएगा दोस्तों 11, 23 और 8 हो जाएगा दोस्तों 31, इधर हो जाएगा 8 1 और 9, 28, 7 और 5 हो जाएगा दोस्तों 12 और 31 9 हो जाएगा दोस्तों 40। इस प्रकार से हमारे पास श्रमिकों की जनसंख्या आ गई कि ये हो जाएंगी दोस्तों करोड़ों में। किस में हो जाएगी दोस्तों, जो ये हो जाएगी करोड़ों में। किस में हो जाएगी दोस्तों, करोड़ों। जो योग हो रहा है टोटल दोस्तों वह करोड़ों। अब गैर श्रमिक की बात करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 18 25 43। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 7 12 19 और टोटल की अगर बात करें दोस्तों तो 25 37 और 62। अब हम टोटल के योग की बात करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 20 और 18 हो गया दोस्तों 38, 25 और दोस्तों 11 हो जाता है अपने 5 और 1 6, 2 और 1 3 36 और 43 हो जाता है दोस्तों 40 और 40 जो है अपने 80 हो जाएगा दोस्तों। नहीं दोस्तों 31 और 43 की बात हो रही है दोस्तों, ये 31 है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 74। ये हो जाएगा दोस्तों 15 13, ये हो जाएगा दोस्तों 28, ये हो जाएगा दोस्तों अपने 53 53, ये हो जाएगा दोस्तों 9 4, ये हो जाएगा दोस्तों 2 102। कितनी हो जाएगी दोस्तों 102 जो है टोटल हमारे पास में ग्रामीण क्षेत्र की जो श्रमिक और गैर श्रमिक यानी देश के अंदर जो यदि हम ग्रामीण शहरी क्षेत्र के टोटल श्रमिक की बात करें तो टोटल जो जनसंख्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वह अगर हम श्रमिकों और गैर श्रमिकों की देखते हैं दोस्तों तो वह जो है 102 करोड़ के रूप में मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों हम इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल के अंदर देखिए सबसे पहले जो होता है मैंने यहाँ सारणी जो 1 लिखा है दोस्तों ये कहलाती है सारणी संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों, सारणी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, सारणी संख्या कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है इसके शीर्षक को लिखा कि ये क्या होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों शीर्षक होता है कि कैसे हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी सारणी को प्रेजेंटेशन दिया। सारणी को हमने संख्या दी तो सारणी की संख्या हो गई, लिंग एंड अवस्थी के हिसाब से कहा तो ये शीर्षक हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारी जो इकाई थी वह करोड़ों में हो गई। किसमें हो गई दोस्तों, हमने जो टोटल योग लेंगे कुछ डाटास को हम इसके अंदर फिट करेंगे वो हमारी इकाई के यूनिट्स के रूप में हो गई, उस इकाई को हमने करोड़ों का नाम दिया। उसके बाद दोस्तों पंक्ति और शीर्षक ये जो एरिया आएगा दोस्तों ये हो जाएगा उपशीर्षक।
या पंक्ति हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि स्तंभ ये हो जाएंगे दोस्तों, श्रमिक और गैर श्रमिक जो है स्तंभ हो जाएंगे, और सारणी का जो है वह मुख्य भाग जो है ये हो जाएगा दोस्तों। ये सारणी का जो है मुख्य भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य भाग सारणी का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है स्रोत लिखेंगे कि हमने ये कहाँ से लिए, तो हमने भारत की जनगणना 2001 से लिया। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्रोत टिप्पणी। क्या हो जाएगी दोस्तों? टिप्पणी हो जाएगी। और उसके बाद जो है कि अलग जो हम देते हैं कि संख्याओं को निकटतम करोड़ों में पूर्णांकित किया गया, हमने यहाँ पर लिखा नोट या फॉर टिप्पणी लिखी, तो ये है करोड़ों में श्रमिक जनसंख्या। जब हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो हो जाता है पाद टिप्पणी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चला कि एक टेबल जब बनाई जाती है तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स को जो है सम्मिलित किया जाता है। कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? सारणी की संख्या हो गई, शीर्षक हो गया, उपशीर्षक हो गया, उपशीर्षक में श्रमिक गैर श्रमिक भी आ गए, इकाई हो गई, मुख्य भाग क्या हो गया, टिप्पणी क्या हो गई, श्रमिक पाद टिप्पणी क्या होता है। तो इस प्रकार से किसी भी एक जो सारणी होती है उसका रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डाटाज का जो रिप्रेजेंट होता है वह सारणी के माध्यम से कैसे होता है, ये हमने इसके अंदर देखा। अब देखिए दोस्तों, सारणी का जो डायग्राम है वह कितने कितने प्रकार से और किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सारणी के अंगों के बारे में बात करते हैं कि सारणी के जो अंग होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारणी के जो अंग होते हैं उसमें सबसे पहला जो अंग आता है वह सारणी की संख्या आता है। सारणी की संख्या का मतलब हो गया दोस्तों, ये जो सारणी है ये कितने नंबर पर आई है उसके बारे में बताया गया है। जैसे सारणी 2 बनेगी तो सारणी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या 1.1 है तो पहले के ही सारणी का दूसरा भाग हो गया तो 1.1 हो जाएगा। इस प्रकार से सारणी का क्या शीर्षक है दोस्तों कि लिंग एवं अवस्थी के आधार पर भारत के अंदर श्रमिकों की जनसंख्या उसको लिया गया है, और उप शीर्षक में हमने अवस्थिति को दिखाया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वह श्रमिक में कितनी है और गैर श्रमिक में कितनी है। तो देखिए, अगर श्रमिकों की बात करें तो 20 है, गैर श्रमिक की बात करें तो 18, यानी हमें आज भी गाँवों के अंदर श्रमिक लेबर ज़्यादा देखने को मिलते हैं और शहरी क्षेत्र में जो लेबर होते हैं हमें कम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम शहरी क्षेत्र, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इकाई का जो भाग है दोस्तों वो हमें कितना प्रतिशत के रूप में हो सकता है, करोड़ों के रूप में हो सकता है, और भी कई प्रकार से इकाई के रूप में हम देखते हैं। मुख्य भाग में देखते हैं कि टोटल जो योग है वह 102 करोड़ हुआ, तो मुख्य भाग भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिजल्ट इसका क्या निकलेगा। तो कुल मिलाकर हमने आज देखा कि डाटा का जो प्रेजेंटेशन है वह कितने प्रकार से किया जाता है, और एक जो सारणी होती है उसके कितने अंग होते हैं, जिन्हें हम टेबुलेशन कहा जाता है कि एक टेबुलेशन जो बनाई जाती है उसमें डाटा का जो प्रेजेंटेशन होता है उसके जो कौन कौन से शीर्षक होते हैं। तो उस प्रकार से हमने शीर्षकों के बारे में चर्चा की। कुल मिलाकर जो है हम ये कह सकते हैं कि डाटा का जो प्रेजेंटेशन होता है वह कई तरीके से कई सारणियों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद आगे हम दोस्तों आंकड़े जो होते हैं, डाटा जो होता है उसका प्रस्तुतिकरण जो है वह डायग्राम के माध्यम से कैसे किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि डाटाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वह डायग्राम के माध्यम से कैसे, यानी इसी चित्र को, इसी मान लीजिए टेबुलेशन को यदि मैं एक डाटा को जो है मैं चित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंटेशन करूं तो उस समय स्थिति क्या होगी। तब ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हम जो है अलग तरीके से डाटाज का रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको जो ये वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी
सारी जितनी भी जानकारी है आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आई होप दोस्तों, मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आप लगातार हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा हमें आगे इस सब्जेक्ट को बढ़ाने में मज़ा आएगा। और विश्वास रखिए दोस्तों, जो बच्चे CS CPT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पॉइंट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। शुरुआत में थोड़ा धीरे जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे देखिए दोस्तों, अब हम हमारे प्रैक्टिकल की तरफ आने वाले हैं। जब प्रैक्टिकल संबंधी हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए जो स्टैटिक्स का जो आपका पोर्शन है वह चाहे CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, चाहे CS फाउंडेशन हो, तीनों में ही एक जैसा होता है। सेंट्रल टेंडेंसी, डाटाज, डाटा प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटाज, टेबुलेशन ऑफ डाटाज, ये सभी उसी के अंदर समाहित होते हैं। तो कहीं पर 40 मार्क्स का जो आपका स्टैटिक्स का जो पोर्शन दे रखा है CA फाउंडेशन में एंड CMA फाउंडेशन एंड CS फाउंडेशन में, वो आपके हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कराएंगे दोस्तों। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वही बातें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मोटिवेशन उतना अच्छा मिलेगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने मित्र रिश्तेदारों तक पहुंचाएं जो विद्यार्थी इनकी तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे 10th क्लियर कर 11th में आने वाले हैं और आ गए हैं दोस्तों, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छे ढंग से सब्जेक्ट चुनने का मौका है। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।